हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू 360 एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ विवेक गुप्ता एंड आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आपका एक शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन कॉस्ट। दो तरीके के कॉस्ट पढ़ेंगे, एक शॉर्ट रन कॉस्ट, एक लॉन्ग रन कॉस्ट का एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन inputs and the imputed value of the inputs supplied by the owners। it means कि जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में ना, कोई फिनिश प्रोडक्ट मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक बनाने तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारे एक्सपेंसेस को आप टोटल कीजिए तो जो वैल्यू आएगा वही उसकी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाती है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कॉस्ट के फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन इट रिफर्स to a functional relationship between cost and input। इसका मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट फंक्शनल क्या है, जितना आपका आउटपुट आएगा उतनी ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बनता है क्या है, कह सकते हो कि कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, कॉस्ट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगा। ठीक, तो दो एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट फंक्शन, एक हो गया आपकी कॉस्ट और हो गया एक आउटपुट। ठीक है, अब बहुत बार पूछता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। आई रिपीट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, तो आप बोल दीजिएगा इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर। मतलब जो रियल में आपने किसी को पेमेंट किया है तो वही उसकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स, ध्यान रखिएगा आउटसाइडर मतलब जो बाहर वाले व्यक्ति को आपने पेमेंट किया है फॉर हायरिंग फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा है अ बेकरी ओनर पेज 20,000 पर मंथ एज सैलरी टू वर्कर्स एंड 10,000 फॉर फ्लोर एंड सुगर्स। तो ये सारा एक्चुअल पेमेंट होता है, वो भी आउटसाइडर को पेमेंट होता है, तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल दीजिएगा। अब इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब अगर जैसा कि आउटसाइड लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनसाइड के लिए हो जाएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट। इट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू of the inputs supplied by the owners including normal profits। स्टूडेंट्स, जो ओनर होता है वो भी तो कुछ मेहनत कर रहा होता है किस प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, तो उसकी मेहनताना कौन देगा, तो कोई तो देगा नहीं, लेकिन अपने उस मेहनताना को कॉस्ट के रूप में तो ऐड करेगा ही। तो इस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ओनर के द्वारा जो भी मेहनत लगता है उसकी भी एक कॉस्ट होती है, तो एक्चुअली में किसी बाहर वाले को तो पेमेंट होता नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में उस कॉस्ट को भी जब हम काउंट करते हैं तो उस कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, आपने इम्प्लिसिट कॉस्ट को ऐड किया है। जैसे अ बेकरी ओनर यूजेस हिज ओन बिल्डिंग फॉर द शॉप इंस्टेड ऑफ रेंडरिंग इट आउट। इट्स मीन्स कि अगर कोई बेकरी वाला अपने ही बिल्डिंग को यूज कर रहा है तो जाहिर सी बात है अगर वो किराए पे लिया होता तो उसकी भी तो कॉस्ट होती, तो वो कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा कि ओनर ने अपने बिल्डिंग को यूज किया है, तो उसकी भी कॉस्ट को हम प्रोडक्ट में ऐड करेंगे, तो उस कॉस्ट को बोलेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। बहुत सिंपल सा मीनिंग लिखा है स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू कैन गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। आप जैसे ये सुनिए, आपके सामने दो केक है, ठीक है, ए और बी। ये है स्ट्रॉबेरी का और ये है मान लो एप्पल का, ठीक है, एप्पल फ्लेवर का है। तो अगर हम कहें कि आपको ये केक चाहिए कि ये केक चाहिए, तो आपने बोला ये वाला सर केक चाहिए, तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, तो आपने क्या सेक्रीफाई किया, दिस वन, और आपने क्या पाया, ये वाला पाया। तो जो चीज़ सेक्रीफाई करते हो तो वही उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो जितना आपने सेक्रीफाई किया है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। जैसे आप एग्ज़ाम की CUT की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेट की तैयारी कर रहे हैं, रात भर जाग रहे होंगे, तो मान लीजिए आप नींद त्याग रहे हो, नींद सेक्रीफाई कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, JRF मिल रहा है ना, JRF मिल रहा है, तो आपने क्या खोया, सर नींद, स्लीपिंग आपने सेक्रीफाई किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम बोलेंगे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई स्लीपिंग। ठीक है, तभी तो आपने पाया JRF। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो खोया है और उसके बदले में जो पाया है, तो जो खोया वही उसकी कॉस्ट कहलाएगी। सपोज यू हैव 1 लाख रुपी, यू कैन आइदर इन्वेस्ट इट इन अ बिजनेस और कीप इट इन अ बैंक एंड अर्न 6,000 एज अ इंटरेस्ट। इफ यू इन्वेस्ट इन बिजनेस you lose the 6,000 interest
यू कुड हैव अर्न फ्रॉम द बैंक। तो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना सोचा तो उसके बदले आपने क्या खोया, 6,000 रुपया जो बैंक से इंटरेस्ट के रूप में मिल सकता। तो जो सेक्रीफाई किया उसी को क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इट रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच डू नॉट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इट मीन्स कि अगर आप आउटपुट 1 बनाओ या 2 बनाओ या 3 बनाओ या 4 बनाओ, आपका जो कॉस्ट अगर फिक्स है 2,000 ही है, चाहे 1 यूनिट बनाओ या 2 यूनिट बनाओ या 3 यूनिट बनाओ, तो ऐसे कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। स्टूडेंट्स बहुत बार पूछता है CUT में या JRF में भी, नेट के एग्जाम में, कि फिक्स कॉस्ट का कितने अनदर नेम्स हैं। तो बोलना कि टोटल फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको जनरल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको अनअवॉइडेबल भी कॉस्ट भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर ये नोट चाहिए आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, बस आपके उसके बदले में आपको एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे ना कमाकर हम थर्ड पार्टी से कमा लेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाल बटन भी तो दबाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉस्ट पढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा मैं और बता दे रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट का थोड़ा सा ये नेचर होता है कि ओवरऑल तो आपका कॉस्ट फिक्स रहता है, लेकिन अगर उसकी एवरेजली कॉस्ट निकालोगे तो ये पर यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। इसको ऐसे समझे 2,000 रुपया कॉस्ट है, तो चाहे 1 यूनिट बना, 2 यूनिट बना, 3 यूनिट बना, 4 यूनिट बना, 2,000 गिर रहा है। लेकिन अगर हम बोलें कि पर यूनिट कॉस्ट कितना गिरा, पर यूनिट कॉस्ट, तो 2,000 रुपया जब आपका गिरा 4 यूनिट बना रहे थे, तो हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 500 रुपया। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि डायरेक्टली तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर पर यूनिट निकालेंगे तो आपका टोटल कॉस्ट जो एवरेज कॉस्ट के रूप में बन जाता है, जिसको हम बोलेंगे AFC, ठीक है। तो वो डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे आपकी आउटपुट इंक्रीज होगा। बट डोंट थिंक ये जीरो हो जाएगा, ये कभी जीरो नहीं होता है। AFC डिक्रीज होते जाएगा बट नेवर टच द जीरो वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है, जब उसके नाम में वेरी लिखा है, इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे आपकी TVC भी बढ़ता जाएगा। TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोले या वेरिएबल कॉस्ट। देखो स्टूडेंट्स रिफर्स टू दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या था, डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होता है, जबकि TVC या वेरिएबल कॉस्ट को हम कह सकते हैं डायरेक्टली इफेक्ट होता है। जैसे जैसे आपके आउटपुट बढ़े, जैसे जीरो आउटपुट है तो आपका जीरो वेरिएबल कॉस्ट। आपने जैसे 1 यूनिट बनाया तो आपका 100 रुपया खर्चा हुआ, जैसे 2 यूनिट बनाया आपका 120 रुपया खर्च हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बोला डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट और अवॉइडेबल कॉस्ट। ऊपर वाला अनअवॉइडेबल है, ये अवॉइडेबल है, ठीक है। इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते, इसको आपको पे करना ही पड़ेगा। टोटल फिक्स कॉस्ट को आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप आउटपुट दें या ना दें। जबकि अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हो, इसलिए इसको अवॉइडेबल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। टोटल कॉस्ट इसी को कहते हैं, जो भी टोटल खर्च हुए हैं किसी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में। अब स्टूडेंट्स जानो कि AFC क्या होता है। AFC याद रखना टोटल फिक्स कॉस्ट का भाई है। कैसे, जब इसको डिवाइड कर देंगे टोटल आउटपुट से, मतलब क्वांटिटी से, तो जो मुझे वैल्यू आएगा वो आएगा AFC आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमको एक्सप्लेन करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट रिफर्स टू द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बताता है, पर यूनिट कॉस्ट बताता है। इट शोज हाउ मच फिक्स कॉस्ट इज इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, हर यूनिट बनाने में। अब स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट से क्या क्या पूछ सकता है कि फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज। फिक्स कॉस्ट चेंज होता है, नहीं चेंज होता है विद द लेवल आउटपुट। मतलब टोटल जो फिक्स कॉस्ट है आपका आउटपुट जितना भी बढ़े ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। अगर आपने 2,000 रुपये डिफाइन कर दिया तो 2,000 रुपये चाहे 1 यूनिट बना या 2,000 यूनिट बना या 2 लाख बना, वो इतना ही रहेगा। बट AFC के साथ ऐसा नहीं होगा। एज आउटपुट इंक्रीज, अगर आउटपुट इंक्रीज हो रहा है AFC डेफिनेटली वो डिक्रीज फॉल होने लगेगा कंटिन्यूसली, बिकॉज TFC इज स्प्रेड ओवर पर यूनिट, हर यूनिट वो बढ़ जाएगा।
AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप एंड नेवर टचेस द एक्स एक्सिस। देखो स्टूडेंट्स, ये AFC कर्व है, ये इस तरीके से डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट उसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, बट ये कभी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। स्टूडेंट्स क्यों नहीं टच करता है? क्योंकि TFC की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और TFC की जब वैल्यू होती है तो वही से बनता है AFC। तो TFC जब जीरो ही नहीं हुआ तो AFC की वैल्यू भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इस वजह से हम बोलेंगे कि AFC कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, बट वो डिक्रीज होते जाएगा। स्टूडेंट्स, AFC को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? ये रेक्टेंगुलर पूछता है कि AFC को हम क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये शेप को ही हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके एग्जाम्पल क्या है? रेंट ऑफ फैक्ट्री, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब चाहे फैक्ट्री में काम हो या ना करो, फैक्ट्री का किराया तो देना पड़ेगा ना। सैलरी परमानेंट स्टाफ, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, चाहे वो काम करे या ना करे उनको सैलरी तो मिलना ही मिलना है। तो इस तरह की कॉस्ट को क्या बोलेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट। इंश्योरेंस, कंपनी इंश्योरेंस कराई रहती है तो चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो प्रीमियम तो देना पड़ेगा, दैट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। अब स्टूडेंट्स आते हैं ABC। ठीक है स्टूडेंट्स, ABC के भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले मीनिंग क्या लिखा है? अच्छा, पहले मैं बोल दे रहा है TVC को अगर आउटपुट से डिवाइड करोगे तो कभी क्या मिलेगा? मुझे ABC मिलेगा। ठीक है, तो टोटल देखो कोई से भी डिवाइड करो तो वो एवरेजली बदल जाता है, तो एवरेज मुझे मिल गया ABC। तो AFC जो होता है रिफर्स टू वेरिएबल्स विच वेरिएबल्स कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो ABC है वो आपका TVC से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मीनिंग लिखा है, एवरी वेरिएबल कॉस्ट रिफर्स टू द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच चेंजेस विद द लेवल आउटपुट। मतलब जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे आपकी ABC भी कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे कम होती जाएगी, लेकिन एक समय के बाद फिर वो बढ़ना शुरू कर देगा, इसलिए इसको V से बोलते हैं। देखिए इसके की पॉइंट्स, जैसे लिखा है इनिशियल फॉल्स देन राइजेस ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसको हम लोग स्टार्टिंग में गिरती है, इसको हम लोग U शेप बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसके नेचर में आ जाएगा, वो अपने आप शेप ऐसे U शेप में बना लेगा, इसलिए इसको U शेप कहा जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक रॉ मटेरियल्स, पावर, वेजेस ऑफ टेम्परेरी वर्कर्स, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, जैसा कि यहाँ पे लिखा है U शेप कर्व लाइज एबव AFC बट बिलो AC। ये लाइन कहना क्या चाह रहा है आपको अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो कर्व की बात कर रहा है, एक AFC एक AC। तो U शेप तो कौन होता है? AC, जबकि AFC U शेप होता है, तो आंसर होगा नो। तो फिर कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे जाके गिरेगा। तो ये कर्व देखो, आपको मैं इस कर्व में ये जो साइड में डायग्राम, पहले इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना। स्टूडेंट्स, ये है आपका AFC वाला ना, ये AFC। तो देखो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला गिरते जा रहा है ये। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि U शेप कर्व लाइज तो होता है एबव AFC। तो कौन एबव AFC? कौन एबव AFC? तो ये है आपका ABC। अगर ABC की बात करें कि ABC AFC के ऊपर होता है कि नीचे होता है, तो बोलना सर ऊपर होता है। किसके ऊपर? AFC के ऊपर। देखो ये आपका AFC है और उसके ठीक यहाँ पे देखोगे ABC दिख रहा है, तो बोल रहे हैं ना AFC के एबव होता है बट AC से बिलो होता है। तो AC कहाँ आपका? ये है आपका AC, ये है ATC बोलो या AC, बात एक ही होता है। एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट, बात एक ही है। तो आप देखो ग्राफ से देख के समझ आ रहा है कि एबव द AFC बट बिलो द ATC, कौन? ABC आपका। तो ये पूछता है स्टेटमेंट वाइज कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो जब आपको ग्राफ याद रहेगा तभी तो आप बोलोगे स्टेटमेंट सही कि गलत। ठीक, और देखो इसमें ये जो MC भी आपका U शेप होता है, MC भी आपका U शेप होता है, ABC भी आपका U शेप होता है, ATC या AC बोलो वो भी U शेप होता है। सिर्फ आपका AFC जो होता है वही एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप बनाता है। तो जितने एवरेज है वो सब U शेप में आ जाएगा और MC भी U शेप आ जाएगा, बट AFC जो एवरेज है वो U शेप ना बना के रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखो जैसे लिखा है AC ऑल्सो कॉल्ड ATC, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, छोड़ देते इसको। अब AC के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखा है। AC मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्लूडिंग द बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब हुआ कि जो AC होता है, AC में दो वैल्यू जुड़ा होता है, एक होता है AFC और प्लस AVC।
ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है एसी, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो पूछेगा कि एसी कौन सा शेप होता है, तो बोल देना यू शेप होता है। पूछेगा कि एसी, ध्यान से सुना, एसी कर्व लाइज एबव एबीसी, तो आंसर है यस। देखो यहाँ ग्राफ में देखो, जो एसी है एबीसी से ऊपर है ना, ये वाला देखो इसके ऊपर। ऐसा क्यों होता है कि ये भी मैं बता दे रहा हूँ। जो अगर हम बोलें, जरा देखो यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ पहले टी सी, ठीक है, टी सी की वैल्यू ले लेते हैं 100 रुपया, ठीक है। और फिर यहाँ पे ले लेते हैं टी वी सी ले लेते हैं, ले लेते हैं मतलब 60 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। और टी एफ सी ले लेते हैं, टी एफ सी ये ले लिए 40। तो बताओ ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर आ रहा है। हाँ, अब देखो ये सारे 10 आउटपुट पे निकले हैं, ठीक है। अगर 10 आउटपुट आया तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना है, 100 है। तो इसका एसी निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इस 10 को इससे डिवाइड करेंगे 40 से तो ये आ जाएगा का 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये एसी आ गया, ये आ गया, बोलो बोलो बोलो, ये आ गया एबीसी आ गया, ये आ गया एएफसी। तो आप बताओ एसी बड़ा कि एबीसी बड़ा, तो आपको साफ साफ दिखा सर एसी बड़ा है। तो यहाँ जो लाइन लिखा गलत लिखा है, एसी कर्व इज एबव, एसी तो बड़ा ही है किससे, एबीसी से, तो बात सही है। तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस ऑफ ग्राफ याद रहेगा, तो आपको याद आएगा, स्टेटमेंट जब पूछेगा तो कहेंगे सही है। और आगे लिखा है एट लो आउटपुट एसी फॉल्स ड्यू टू द स्प्रेडिंग द फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट उसमें स्प्रेड होने की वजह से एसी आपका गिरने लगता है। और एट हाई आउटपुट एसी राइजेज ड्यू टू द इंक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट, इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट मतलब टीवीसी जो होता है वो टीवीसी की वजह से फिर वो एसी क्या होने लगता है, गिरते हुए फिर बढ़ना शुरू कर जाता है, इसलिए वो भी यू शेप का हो जाता है। याद रखना स्टूडेंट्स, यू शेप एंड अप्रोच एबीसी बट नेवर टचेस इट, जो हमारा यू शेप एबीसी का ये भी कभी जीरो नहीं होता, ठीक है। मतलब ये भी कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करे, वो नीचे गिर के फिर बढ़ना शुरू कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स जानोगे आप लोग रियल कॉस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद प्राइवेट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मनी कॉस्ट, तमाम। तो रियल कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स, जब नाम में लिखा रियल, इट रिफर्स टू द पेन, सेक्रीफाइस, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्यूटिलिटी इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। मतलब देखो स्टूडेंट, जब हम लोग अगर रियल में वर्कर काम करते हैं तो वहाँ पे उन लोग कुछ सेक्रीफाई करते हैं, तब मेहनत करते हैं, वो पेन से झेलते हैं ना, दर्द झेलते हैं, कुछ सेक्रीफाई करते हैं, डिस्कम्फर्ट फील होता है ना, ये सब दीज आर द प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो फेस करते हैं कौन, वर्कर्स। तो ये सब जो किए उसी को बोलते हैं रियल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे पैसा मत सोचा, ठीक है। इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द फैक्टर सर्विस, क्योंकि उसके बदले में उनको क्या मिलता है, ये सब एक तरह से फैक्टर सर्विस दे रहे होते हैं, क्यों, कुछ पाने के लिए। तो ये जो इस तरीके का सेक्रीफाई करते हैं उसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। अब प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंकर्ड बाई एन इंडिविजुअल फर्म टू प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंडिविजुअल फर्म प्रोड्यूस कर रहा है उसकी जो कॉस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, इट रिफर्स टू द, याद रखिए कीवर्ड एडिशनल टू the cost when one more unit of output is produced, it means कि एक ना स्टूडेंट्स, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक एडिशन कॉस्ट होता है जो आपके पर यूनिट को बनाने में, जैसे सिंपल सा बोलें कि आपने 10 यूनिट बनाया, ये 10 यूनिट बनाया 100 रुपये में, ठीक है। जैसे ही 11 यूनिट बनाया तो 120 रुपये लगा। तो 10 से 11 पहुँचने में एक यूनिट बनाया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया, तो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट भागा, 20 रुपये। तो वही आपके एमसी हो जाता है, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट आपका है मनी कॉस्ट। Money cost refers to the total money expenses incurred by firm to producing a commodity. Money cost arising due to transaction between a firm and the other parties. Firm makes payment to other parties to use of their physical inputs or services. These costs are also known as accounting cost. तो याद रखना, मनी कॉस्ट को हम लोग अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और जो रियल में जो पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट, ठीक। एग्जाम्पल जैसे लिखा प्रोडक्शन कॉस्ट लाइक वेजेस, सैलरी, रेंट, एक्सपेंसेस, ठीक है। इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी बोल सकते हो, याद रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सब रियल में आउटसाइड पेमेंट होता है और कैश में देते होते हैं, तो ये सब मनी कॉस्ट होता है। जैसे सेलिंग कॉस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट कॉस्ट एंड अदर लाइक इंश्योरेंस चेंज चार्जेस, टैक्सेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मनी कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल कॉस्ट क्या होता है।
Social costs include the disadvantages suffered by us by the society due to the production of a commodity. स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके घर के बगल में एक फैक्ट्री लगा है जहाँ से खूब पोल्यूशन हो रहा है, ये लो यहाँ से धुआं निकल रहा है, अब उससे आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, तो वही सोशल कॉस्ट, उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट दिया जाता है उसको सोशल कॉस्ट कहते हैं. सोशल कॉस्ट डज नॉट कंसिडर द मनी कॉस्ट बट टेक्स द अकाउंट डिस्कम्फर्ट बाय द सोसाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. फॉर एग्जाम्पल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, सोसाइटी इनकर्स social cost in the form of the health hazards like increase in air pollution. समझ रहे हो, जैसे अभी इस समय दिल्ली में देख ही रहे हो आप लोग, इतना पोल्यूशन हो रहा है, तो नो डाउट नेचर तो कर नहीं रहा है, नेचर तो बहुत नॉर्मल कर रहा था, इंसान ही कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तमाम तरह के व्हीकल चल रहा है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है सोसाइटी को, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट दिया जाता है उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट. आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इट इज एक्चुअल पेमेंट इनपुट और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर. ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आप लोग पढ़ चुके हो. स्टूडेंट्स अब पूछता है रिलेशंस. ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी. तो अगर हम आपसे पूछें एसी और एमसी में रिलेशनशिप कैसा होता है, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना होगा. जैसा कि यहाँ लिखा है एमसी लेस देन एसी. ठीक है, कब लेस देन एसी रहेगा, जब एसी फॉल्स होता है. तो अगर ये देखो, ये सब रिलेशन आप ग्राफ जब बना लोगे 2-3 बार ना, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा ऊपर नीचे नहीं होगा. ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया एमसी. ठीक है, एसी ऊपर से थोड़ा बनेगा ऐसे. ठीक है, तो देखो एमसी यहाँ पे क्या लिखे, एमसी लेस देन एसी, तो ये है एमसी, ये हो गया एसी. तो जब तक गिर रहा है तो एमसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब लेस देन है. और यहाँ पे लिखा है और व्हेन एमसी इक्वल टू एसी, जब एमसी ये इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जब काटेगा इसको, ठीक है, तो एसी इज कांस्टेंट एट द इसके मिनिमम पॉइंट पे. देखिए ये ग्राफ से मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ग्राफ नहीं, ये ऊपर ही ग्राफ था, एक ना, ये देखो, ये ना मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ. इधर देखिए, जब आपको ये दिख रहा है एमसी यू शेप में, ये नीचे जाके ऊपर ऐसे बढ़ा, और ये है एसी जिसको एटी से बोलते हैं, ये भी गिर रहा है, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ और ये यहाँ से बढ़ा. तो वो बोला था ना कि जब एसी गिर रहा हो तो उससे एमसी की वैल्यू लेस देन होता है, और जैसे ही एमसी ने एसी को उसके काटा, तो एसी के सबसे मिनिमम पॉइंट पे कौन काटा, एमसी ने काटा. फिर उसके बाद फिर एमसी ग्रेटर देन हो जाएगा और एसी लेस देन हो जाएगा ना. तो ये जब आप इस ग्राफ को 2-3 बार देख के बना लो, आपको दिमाग में बैठ जाएगा. फिर उसके बाद जब इस रिलेशनशिप बनाया, पहले आप ग्राफ बना लेना. जैसे आप ग्राफ बना लोगे तो फिर जो क्वेश्चन रिलेशनशिप में पूछेगा, आप चेक कर लेना कि कौन सा रिलेशनशिप सही है. ठीक है, तो ये पॉइंट बोला. अब फिर यहाँ लिखा है व्हेन एमसी ग्रेटर देन एसी, जब एसी राइज हो रहा, ऊपर अभी बताए थे, अब एसी बड़ा हो जाएगा और एमसी बड़ा हो जाएगा, एसी छोटा हो जाएगा. और ये सिचुएशन में फिर एसी भाग रहा होगा ऊपर ना, जैसे यहाँ में फिर बना दे, ये एमसी हो गया और ये एसी हो गया. तो यहाँ पे जैसे काटा उसके बाद एमसी बड़ा हो जाएगा. यहाँ आगे लिखा नेक्स्ट रिलेशनशिप, एमसी इंक्रीज एट फास्टर रेट कंपेयर टू एसी. हाँ, जाहिर सा बात है, एमसी की जो रेट होता है एसी के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से भागता है. मतलब अगर हम आपसे बोलें जब गिरने की बात आएगी, ठीक है, तो एमसी बहुत तेज़ी से गिरेगा, एसी धीमे धीमे गिरेगा. और जब बढ़ने की बात होगी तो एमसी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और एसी धीरे धीरे भागेगा. तो हर चीज़ में आगे रहेगा, तो इसलिए फास्टर रहता है, गिरने में भी उठने में भी. अब आप किसका रिलेशनशिप देखोगे, एवीसी एमसी का रिलेशन. ऊपर पढ़े थे एमसी एसी का रिलेशनशिप, अब यहाँ पढ़ोगे एवीसी और एमसी का रिलेशनशिप. यहाँ पे भी मैं बोलूँ आप ग्राफ बना लेना, फिर देखो स्टेटमेंट कौन सा सही. जैसे यहाँ लिखा है व्हेन एमसी ग्रेटर देन एवीसी, तो एवीसी फॉल्स हो रहा है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या बोला है, एमसी ग्रेटर देन एवीसी. हाँ, तो यहाँ पे पहले आप बना लो. देखो ये मैंने बनाया एवीसी, यू शेप तो है बट एकदम एग्जैक्ट यू नहीं बनेगा, जबकि एमसी यू से ये गया, ये ऐसे काट दिया. तो अब क्या बोल रहा है, एमसी ग्रेटर देन एबीसी, जब एबीसी फॉल हो रहा है, तो देखो फॉल हो रहा है, तो इस समय एमसी नहीं, ये गलत बना दिया गया. हाँ, एमसी ग्रेटर देन है ना, तो ये यहां से काटेगा. ठीक है, ऊपर वाला ग्राफ देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ फिर से देखते हैं. तो किसके बीच में रिलेशनशिप देखना था, ए वी सी और एम सी के बीच में रिलेशनशिप देखना है. तो इधर देखो एम सी ये गिरा और यहां से उठा. अब यहां पे देख लो, ये
तो यहाँ पे देखोगे एम सी लेस देन ए बी सी है। अच्छा वहाँ पे गलत लिखा गया, मतलब वो सेंटेंस गलत हो गया है, एम सी लेस देन ए बी सी। और जैसे यहाँ काट रहा था सेम ए टी सी की तरह है, तो ये मुझे लग रहा है मेरे टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। ये जो है कहाँ गया एम सी, ये हो गया ना, नहीं यही था ना, हाँ ये है ए बी सी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप देख रहे थे ए बी सी और एम सी। तो अगर मैं एक बार फिर बनाता हूँ यहाँ पर एक, स्टूडेंट्स ये गलती से टाइप हो गया ऐसे, ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हो तो ये देखो पहले आप बना दो ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ से ऐसे काटो ये, तो ये हो गया एम सी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब ए बी सी गिर रहा है तो एम सी लेस देन है, और जहाँ पे काट रहा है याद रखना ये गलती यहाँ कटा है, इसके ए बी सी के सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ही काटेगा एम सी, और जहाँ से काटा फिर उसके वो बढ़ना शुरू करेगा तो आप एम सी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा व्हेन एम सी लेस देन ए बी सी, तो उस समय ए बी सी फॉल्स हो रहेगा। और जब हम बोले व्हेन एम सी ए बी सी कट इक्वल हो जाते हैं तो ए बी सी उसके कॉन्स्टेंट और उसके मैक्सिमम पॉइंट पे होता है। मैक्सिमम ना बोल के इसको मिनिमम बोलिएगा, यहाँ पे गड़बड़ है, ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, इसके मिनिमम पॉइंट पर काटता है, ठीक है। और नेक्स्ट आकर रिलेशन बनेगा जब एम सी ग्रेटर देन ए बी सी हो तो ए बी सी राइज होने लगेगा ना। तो एम सी इंक्रीज एट द फास्टर रेट एट कंपेयर टू ए बी सी, यहाँ पे भी सेम होगा जैसे कि ए सी के सिचुएशन में था, एम सी हर चीज़ में फास्टर रहेगा। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मूला। स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो आमतौर पे नहीं पूछता है, बट एक बार इस फॉर्मूले को आप देख लीजिएगा, बस फॉर्मूले को रटना है, ठीक है, कौन से किस इसमें। नेक्स्ट इसमें है नेचर ऑफ कर्व शॉर्टन। देखो टीएफसी को इस पैरेलल टू एक्सएससी या हॉरिजॉन्टल कर्व भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे मैं यहाँ बनाऊँ टीएफसी क्या होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है तो वो पैरेलल भागता जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के, तो वही बात है, इसको हॉरिजॉन्टल कर्व भी बोलते हैं। टीवीसी इन्वर्सली एस शेप होता है, इसका मतलब ये ऐसे बनेगा, इन्वर्सली एस शेप का मतलब ये बढ़ते हुए फिर घटते हुए फिर ऐसे भागेगा। स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है पता है, देखो टीवीसी जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं वर्कर्स जो होते हैं एक वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है। तो बताओ आप किसी नए फैक्ट्री में जाता है, नया वर्कर्स, तो उसको सब चीज़ के पहले से ज्ञान नॉलेज होता है, ऐसा तो होता नहीं, उसको ढलने में समय लगेगा, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग सिचुएशन में वो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे वो एक्सपर्टीज होते रहेगा फिर वो डिक्रीज होगा उसकी एवरेज कॉस्ट, अरे टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो लेकिन फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू किया क्योंकि उसकी वजह से अब आउटपुट बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे आप होते हैं ना सुबह सुबह उठते हो तो तुरंत बॉडी एक्टिव तो रहता नहीं, उसमें धीमे धीमे काम करते हैं, लेकिन जैसे दिन बढ़ते जाते हैं आप फास्टर हो जाते हो काम करने में, ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्स एस शेप कहा जाता है। टीसी कर्व इन्वर्सली एस शेप, टीसी भी इन्वर्सली एस शेप होता है जस्ट बिकॉज इसके अंदर देखो ये होता है टीसी, ये यहाँ से जबकि टीवीसी ओरिजिन से शुरू होता है, जबकि ये ओरिजिन से एबव से शुरू होगा। और इसमें इसलिए ओरिजिन से एबव होता है क्योंकि इसके अंदर टीवीसी का नेचर होता है, टीवीसी अपना इन्वर्स एस शेप लाया होता है, ये ऊपर से इसलिए होता है क्योंकि उसमें टीएफसी ऐड होता है, और टीएफसी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, तो ये हमेशा जीरो से ऊपर से ही शुरू करने देगा, ठीक है। एनसी ये एएफसी आपको पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, एमसी को यू से बोलते हैं, एबीसी को भी यू से बोलते हैं, एसी को भी यू से बोलते हैं, ये सब याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पर ये ग्राफ होता है, ठीक है, एमसी हमारा यू से होता है, ठीक। स्टूडेंट्स एसी जो टोटल कॉस्ट का निकलता है, टोटल कॉस्ट का एवरेज कहेंगे तो एसी होता है, ये एटीसी बोलेंगे, बात देखिए। एटीसी यू शेप होता है, जैसे ये हल्का सा यू शेप में ही जाएगा, ये गिरा और ये बढ़ा, तो स्टूडेंट जब तक गिर रहा है तो इसको बोलोगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, और जैसे ही उसके मिनिमम पॉइंट से भी वो बढ़ना शुरू करेगा, तो जहाँ से वो मिनिमम पॉइंट से बढ़ना शुरू करेगा तो उस पॉइंट को बोलते हैं डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बोलते हैं, द प्रोडक्टिविटी एफिशिएंट इन मिनिमम पॉइंट ऑफ द कर्व। तो ये पॉइंट सबसे बेहतरीन होता है किसी प्रोड्यूसर के लिए, इस पॉइंट तक ही हम प्रोडक्शन करेंगे, इस पॉइंट तक ही क्वांटिटी प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा किए तो एवरेजली कॉस्ट बढ़ेगा, तो डिस इकोनॉमिक्स होने लगेगा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये ऊपर ऑलरेडी ग्राफ बताए थे कि ये हो गया आपका एसी, ये हो गया एमसी, तो सिचुएशन में देखो एमसी लेस देन है जब एसी गिर रहा होता है, और एसी के उसके मिनिमम पॉइंट पे काटते हैं वो एमसी बढ़ा, और यहाँ पे देखो फिर एसी बढ़ने लग रहा है, ये भी आपको बता ही दिए थे, इन्वर्स एस शेप होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही रखते हैं, यदि आपको इस क्लास अच्छा लगा आप रिवीजन कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, और अगर ये नोट्स चाहिएगा
तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप मुझे कर दीजिएगा, हेलो भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, आपके सब्सक्राइब से यस डेफिनेटली मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आपसे तो हम पैसा नहीं लेंगे बट यूट्यूब से लेंगे हम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।